जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को बिहार में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रोककर उनके पूरे अभियान की हवा निकाल दी थी, ठीक उसी तरह से अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी के इस विजयश्री अभियान को उत्तर प्रदेश में ध्वस्त करके पूरी तरह से बीजेपी की मुहिम की हवा निकाल दी है। 3.5 दशक का अनुभव, बेलगाम सवालों का जवाब जो नहीं है किसी के पास। वासेंद्र मिश्र के साथ देखिए संवाद। आज उत्तर प्रदेश में लगभग आधी सीटें जीतकर अखिलेश यादव ने एक साफ संकेत दिया है कि उनको राजनीति करना आता है, उनको सामाजिक समीकरण बैठाना आता है, उनको अपने पिता की तरह अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थ्री लेयर में बनाकर चुनाव में जाना आता है। अखिलेश यादव की पूरी अगर पॉलिटिकल रणनीति की समीक्षा किया जाए तो इस बार की उनकी पॉलिटिकल रणनीति ठीक उसी तरह से देखने को मिलती है जिस तरह की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी मुलायम सिंह यादव बनाया करते थे और चुनावों में कामयाबी हासिल किया करते थे। मुलायम सिंह यादव की तरह इस बार अखिलेश यादव ने भी परिवार के सभी सदस्यों को एकजुट रखा, एक साथ लेकर चला। मुलायम सिंह यादव की तरह ही अखिलेश यादव ने अपना जो कोर वोट बैंक है यादव और मुसलमान, उसके अलावा समाज के अति पिछड़े दलित कमजोर वर्गों को भी अपने साथ जोड़कर चुनाव लड़ा और उसमें कामयाबी हासिल की। मुलायम सिंह यादव की तरह ही अखिलेश यादव ने भी समाज के अगड़ी जातियों के प्रमुख नेताओं को अपने साथ जोड़कर न केवल उनको आगे किया बल्कि उनको टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा और कामयाबी हासिल की। मुलायम सिंह यादव की ही तरह अखिलेश यादव ने पुरानी बातों को भुलाकर जिस ईमानदारी के साथ, जिस मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, राहुल गांधी और प्रियंका का साथ दिया, अपने रैंक एंड फाइल को कांग्रेस के समर्थन में काम करने के लिए, कांग्रेस नेताओं के पक्ष में वोट देने के लिए इंस्पायर किया, उनको मजबूर किया, उनको निर्देशित किया, उसी का नतीजा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने में कामयाब रहा। कहा तो यह भी जाता है कि अगर मायावती, ओवैसी सरीखे नेता अलग अलग कारणों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और ख़ास तौर से शीर्ष नेताओं की बनारस और लखनऊ में परोक्ष रूप से मदद नहीं किए होते, उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को हराने के लिए बीजेपी के इशारे पर डमी प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में नहीं उतारा होता तो शायद उत्तर प्रदेश का परिणाम इससे भी ज़्यादा बेहतर होता इंडिया अलायंस के पक्ष में, कांग्रेस और अखिलेश यादव के पक्ष में, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पक्ष में। तो जो भी कामयाबी इस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिली है उसके लिए ज़्यादा श्रेय अगर दिया जाए तो मायावती और ओवैसी को देना चाहिए, क्योंकि मायावती और ओवैसी की तरफ से परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की मदद की गई। लखनऊ और बनारस में भी भारतीय जनता पार्टी की मदद करने की कोशिश की। नतीजा यह हुआ कि जो मतों का बिखराव हुआ उसका कुछ क्षेत्रों में फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, लेकिन ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के मतदाता मायावती और ओवैसी के इस पॉलिटिकल रणनीति को समझ गए और उन्होंने जज्बातों में न आकर, जातीय समीकरण का ध्यान न रखकर इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट दिया और नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से परास्त हो गई। भारतीय जनता पार्टी का
एक तरह से कहें तो सुपड़ा साफ हो गया अयोध्या और काशी मंडलों में, जहां पर कि सबसे ज़्यादा हाइप क्रिएट किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और अयोध्या और काशी को केंद्र में रखकर, अयोध्या, काशी और मथुरा को केंद्र में रखकर पूरा पोलराइजेशन करने की कोशिश हुई। इतना ही नहीं हुआ, अयोध्या और काशी को केंद्र में रखकर देश के अलग अलग राज्यों में भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और उनके दल के शीर्ष नेतृत्व ने पोलराइजेशन कराने की कोशिश की। चुनावी सभाओं में पोलराइजेशन के लिए भाषण दिए और मटन, फिश, रिजर्वेशन से लेके तमाम उन नॉन इशूज को इशूज बनाने की कोशिश की, जिसके चलते कि समाज का बहुसंख्यक वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। लेकिन ऐसा करने में वे कामयाब नहीं हुए। समाज का अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक दोनों समुदाय रोटी रोजी, कपड़ा, मकान, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनको ज़्यादा महत्व दिया। किसानों ने अपनी समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान दिया। शायद यही कारण है कि हरियाणा से लेके पंजाब तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके और राजस्थान तक भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। और उत्तर प्रदेश और कह सकते हैं कि हिंदी पट्टी में हार की वजह से भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर 272 का आंकड़ा नहीं छू सकी, 272 का सीमा नहीं पार कर सकी। और उसको अब पूरी तरह से एनडीए अलायंस के पार्टनर पर निर्भर रहना पड़ रहा है। एनडीए अलायंस के पार्टनर्स के मर्जी पर सरकार बनानी पड़ेगी और एनडीए अलायंस के पार्टनर्स के पॉलिटिकल इशूज को समाहित करके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार बनाना पड़ेगा और चलाना पड़ेगा, अगर उनको तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिलता है। तो जिस मनमाने तरीके से, जिस दबंगई के साथ, जिस कन्विक्शन के साथ नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 में अपनी सरकार चला रहे थे, अपने पार्टी के एजेंडा को लागू कर रहे थे, शायद उतनी आसानी से, उतनी आज़ादी से, उतनी स्वच्छंदता से और उतनी मनमाने तरीके से अगर उनको मौका मिलता है तो वो अपने तीसरे कार्यकाल में अपने पार्टी के एजेंडा को लागू नहीं कर पाएंगे। और पूरे चुनाव के दौरान जिस तरह से उन्होंने सोशली, एजुकेशनली पिछड़े हुए मुस्लिम समाज के गरीब लोगों को मिले आरक्षण का विरोध कर रहे थे, अब उसका विरोध शायद वे उतनी मजबूती से न कर पाएं, उस आरक्षण की व्यवस्था को शायद खत्म न कर पाएं, जिस आरक्षण की व्यवस्था की सबसे पहले वकालत जननायक कर्पूरी ठाकुर ने की थी, जिस आरक्षण व्यवस्था को बनाए रखने का चुनावी वायदा करके तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में सरकार बनाई है और पार्लियामेंट के चुनाव में भी ज़्यादातर लोकसभा क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी को कामयाबी मिली है। तो जब यह सरकार नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से चलेगी तो उनके उस पॉलिटिकल एजेंडा को भी मानना पड़ेगा, उस पॉलिटिकल एजेंडा के आधार पर भी सरकार चलानी पड़ेगी। और अगर उनके पॉलिटिकल एजेंडा को समायोजित किया गया, उनके पॉलिटिकल एजेंडा पर सरकार चलाई गई, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव में जिस तरह की बात कर रहे थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का, सीए और एनआरसी लागू करने का, सोशली एजुकेशनली पिछड़े हुए गरीब मुसलमानों को आरक्षण मिले हुए आरक्षण की सुविधा समाप्त करने का, शायद वे ऐसा न कर पाए। और यही सबसे बड़ी हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का कारण बनेगा कि 10 साल तक
जिन इशूज को लेके वे पूरे देश और दुनिया में माहौल बनाते रहे, अब उनको उन्हीं पॉलिटिकल इशूज से मुंह मोड़ना पड़ेगा, उन्हीं पॉलिटिकल इशूज से समझौता करके अपनी सरकार चलानी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर दिल्ली के भविष्य को तय किया है, दिल्ली के सरकार के भविष्य को तय किया है और उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है और अगर उत्तर प्रदेश में कामयाबी नहीं मिली तो दिल्ली की कुर्सी पर बैठना उतना आसान नहीं होगा। नमस्कार, थैंक यू।